हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने इस सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 6 का अध्ययन कर लिया गया था। ये वीडियो हमारा अभ्यास श्रृंखला 7 का होने वाला है और ये किस टॉपिक से, किस चैप्टर से संबंधित है, तो हीट से संबंधित है, अर्थात ऊष्मा से संबंधित है। और मैंने अभ्यास श्रृंखला 6 में ही बताया था कि ये चैप्टर 2 वीडियो का होगा, जिससे इससे अधिक संख्या में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो सकें, क्लियर हो सकें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलेगा उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे और साथ साथ जल उल लेके बैठें, पानी वानी लेके बैठें, पानी पीते रहिए, एनर्जी मिलता रहेगा और अध्ययन करते रहेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। करा है उष्मता अर्थात हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। यानी आप जिस शाखा के अंतर्गत हीट का अध्ययन करते हैं या उष्मा या उष्मता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्टिक्स कहते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, रिलेटिविटी कहते हैं। तो मेरे साथी बताइए क्या कहा जाता है। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो बताइए ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। एकॉस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथी, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यानी हम लोग भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हीट अर्थात उष्मा का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो है साउंड का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, साउंड का। और ऑप्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो इसके द्वारा जो है लेंस अर्थात हम लोग किसके बारे में करते हैं, लेंस के बारे में करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है हिमांक बिंदु पर, संलयन तापमान पर, समस्त तापमानों पर, क्वथनांक बिंदु पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो मेरे साथियों आप लोग बताइए किसके द्वारा होता है। अच्छा चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं या हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था जिस पर कोई वस्तु या कोई लिक्विड बर्फ में कन्वर्टेड हो जाए, बदल जाए, उसे क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु, या जम जाए। जैसे आप जल को, पानी को फ्रीज में रखते हैं, उसका आप क्या बना लेते हैं, जो है बर्फ बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु होता है। कितना होता है हिमांक बिंदु, तो 0, यहां पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं। कितना कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला करा है समस्त तापमानों पर। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तापमान पर आपका जल वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। -1 में भी रहे तो, 1 में भी रहे तो, समस्त तापमान वैसे भी नहीं होने वाला है। पहला हमारा हिमांक बिंदु था, यहां पर जो है कि बर्फ बनता है। संलयन ताप पर, मेल्टिंग टेम्परेचर पर, यह भी नहीं सही है। हमारा राइट आंसर क्या है, क्वथनांक बिंदु अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पर। हमारा राइट आंसर क्या है, क्वथनांक बिंदु पर। क्वथनांक बिंदु या वाष्पीकरण सीधा सीधा जानिए कि जब लिक्विड या जल
किसमें बदल जाए, वाष्प में, या आप कह सकते हैं कि भाप में बदल जाए, तो इसी को कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। जैसे अगर बात किया जाए, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझा जाता है। द्रव, इधर आप ठोस कर लीजिए, ठोस, द्रव और गैस। हमको ये बताइए मेरे साथियों कि अगर आपको ठोस को द्रव में परिवर्तन करना है, लिक्विड में परिवर्तन करना है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कि घटाओगे? ठोस का मतलब आप एग्जाम्पल ले लीजिए बर्फ का। अगर हम बात करें बर्फ का, तो ये बताइए कि बर्फ जो है, आप उसको लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे कि घटाओगे? तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। और जब द्रव को आप किस में बदलना चाहोगे, गैस में बदलना चाहोगे, तब भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे मेरे साथी, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो द्रव गैस में बदलेगा, ठोस किस में बदलेगा, जो है द्रव में बदलेगा। और यही चीज अगर हम कहें कि अभी तक आप ठोस को किस में बदल रहे थे, द्रव में, द्रव को किस में बदल रहे थे, गैस में बदल रहे थे। यही चीज जब मैं कहूं कि मेरे साथी आप गैस को द्रव में जब बदलेंगे तो टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे, टेम्परेचर घटाया जाएगा। और फिर जब द्रव को आप ठोस में परिवर्तन करेंगे तो टेम्परेचर घटाएंगे। आप जब जल को फ्रीज में रखते हैं तो टेम्परेचर घटाते हैं कि बढ़ाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं। तो यहां भी आप क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। और यही ठोस को द्रव में बदलने का प्रक्रिया फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सोलर कुकर जो होता है उसका जो अंदर का रंग होता है मेरे साथी, वो कैसा होता है? कह रहा है सफेद होता है कि नीला होता है कि काला होता है कि भूरा होता है? तो बताइए कैसा होता है। और अगले वीडियो में या क्लास में हमने बताया था कि कौन सी वस्तुएं उष्मा के अधिक अवशोषक होते हैं, और जो अधिक अवशोषक होते हैं वही उष्मा के अधिक उत्सर्जक भी होते हैं। और मैंने किरचॉफ का नियम भी बताया था। तो बताइए कैसा होता है सोलर कुकर का अंदर का रंग? काला होता है। क्यों काला होता है, रीजन इसका क्या है कि काली वस्तुएं जो होती हैं, ब्लैक वस्तुएं जो होती हैं, वो उष्मा को अधिक अवशोषित करती हैं। और जब उष्मा को अधिक अवशोषित करेंगी तो इसमें आप जो भी भोजन रखे हैं, दाल चावल, उसी के द्वारा तो ही पकेगा। तो इसलिए काले का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हम ठंडी के समय में हमें ब्लैक वस्तुएं पहनने चाहिए, ब्लैक वस्त्र पहनने चाहिए, जबकि गर्मी के समय कैसा पहनना चाहिए, तो सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, तो काला होता है मेरे साथी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक क्या कह रहा है मेरे साथी कि सुचालक नहीं है। इसको अंडरलाइन करेंगे, नहीं है। कह रहा है चीनी मिट्टी का बर्तन कि एल्युमिनियम कि टंगस्टन कि निकल या निकिल? बताइए मेरे साथी कौन सा नहीं होगा। तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन है वो विद्युत या उष्मा का क्या होता है, तो सुचालक नहीं होता है। जबकि एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकेल के द्वारा आप आसानी से विद्युत का प्रवाह करवा सकते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन
का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह नहीं करा सकते हैं। जैसे आप कभी कोई स्टील के कप में चाय पिए होंगे और वहीं पर एक चीनी मिट्टी के जो है कि कप में चाय पीजिए, आपको आराम या सुगमता किस कप में होगा चाय पीने में? तो चीनी मिट्टी का, क्योंकि ये जो है ऊष्मा का क्या होता है तो कुचालक होता है, सुचालक नहीं। और हमेशा ऊष्मा जो गमन करती है, चलती है, वो हाई प्रेशर से किधर चलती है? लो प्रेशर की तरफ चलती है। कभी कभी जब हम चाय पीते रहते हैं तो हमारे जिह्वा या हमारे लिप्स जल जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि चाय की जो ऊष्मा होती है वो अधिक होती है और हमारे जिह्वा या लिप्स की ऊष्मा कैसी होती है? कम होती है। और ऊष्मा हमेशा किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऊष्मा को स्थानांतरण करने की मैंने 3 विधियां बताया था। कौन कौन सा? चालन, और दूसरा कौन सा बताया था? संवहन, और अगला कौन सा बताया था मेरे प्यारे साथी? तो विकिरण बताया था। चालन, संवहन और विकिरण। चालन किसका प्रयोग किया जाता है? किसमें? तो ठोस में प्रयोग किया जाता है और इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। अगर सही से आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे तो अगले क्लास में हमने बताया था। संवहन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो द्रव में किया जाता है। और किसमें किया जाता है मेरे साथी? तो गैस में किया जाता है। और इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। जबकि विकिरण का मैंने बताया था इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य के द्वारा प्रकाश का आना पृथ्वी पर कौन सा होता है? विकिरण के द्वारा। संवहन, वायुमंडल का गर्म होना, फ्रीज में फ्रीजर पेटिका का ऊपर बनाया जाना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो संवहन के होते हैं। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कह रहा है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? चलिए हम लोग ऊष्मा के अंतर्गत इसको किस हेडिंग से पढ़ते हैं? तो जल का असामान्य प्रसार हेडिंग के द्वारा पढ़ते हैं। और आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो आज पता हो जाएगा कि संसार के सभी लिक्विड अर्थात जो द्रव होते हैं, जब उनको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, घनत्व घटता है। संसार के सभी द्रव की बात कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र द्रव कौन होता है मेरे साथी? जल होता है। कौन? जल। जब इसे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो ये गजनी मूवी देखे हैं नहीं आप लोग? गजनी मूवी में आमिर खान के साथ क्या होता है? वो कुछ समय के लिए भूल जाता है कि मैं कौन हूं, कौन नहीं हूं। तो उसी तरह ये जल भी भूल जाता है कि मैं भैया लिक्विड के अवस्था में हूं। और ये जब आप 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो यहां पर उल्टा होता है। आयतन क्या होने लगता है? इसका घटने लगता है। ये आयतन को घटाता है। और अगर आयतन को घटाएगा तो डेंसिटी, अगर हम बात करें जो है घनत्व, तो हमारा घनत्व क्या होगा मेरे साथी? तो हमारा घनत्व क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं, हमने क्या कहा कि जैसे आप 4 से 5 पहुंचे, कितना पहुंचे? 5 पहुंचे, इसे तुरंत याद आ जाता है कि मैं लिक्विड प्रजाति का हूं। तो फिर ये यहां पर क्या होने लगता है? आयतन इसका क्या होने लगेगा?
बढ़ने लगता है और घनत्व क्या होता है मेरे साथी, घटने लगता है। इस पे खूब प्रश्न बनते हैं, जो है भर भर के प्रश्न बनते हैं कि 8 डिग्री सेल्सियस, जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो पहले आयतन बढ़ेगा कि घनत्व घटेगा। इस प्रकार से खूब भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इतना जानिए कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर चलते हैं तो जल का आयतन क्या होता है, घटता है, और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के आप ऊपर जाएंगे, आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और घनत्व क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? मेरे साथी बताइए किस पे अधिकतम होगा। जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री गए, आयतन घटा, घनत्व बढ़ा। फिर 2 डिग्री गए, आयतन घटा, घनत्व बढ़ा। फिर 3 डिग्री गए, आयतन घटा, घनत्व बढ़ा। 3 से 4 डिग्री गए, आयतन घटा, घनत्व बढ़ा। अब 4 से जैसे जाएंगे वैसे घनत्व घटने लगेगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व किस डिग्री पर होगा? तो मेरे साथी 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, जो है 4 डिग्री सेल्सियस। आई होप अब आप लोग कर लेंगे जो है क्वेश्चन। ठीक है मेरे साथी, चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? मेरे साथी फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, C-0/100 बराबर, फिर क्या बताया था, F-32/100 इक्वल टू में फिर क्या बताया था, केल्विन का K-273 बटे में, सॉरी यहां पर मेरे साथी 180 होगा, 180। फिर क्या बताया था यहां पर बटे में 100, और र्यूमर के लिए क्या बताया था, R-0 बटे में कितना बताया था मेरे साथी, 80 बताया था। अब आपसे पूछा है कि तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान कितना होता है। तो आप जो है इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और या तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है -40 डिग्री होता है। कितना होता है, -40 डिग्री। ये दोनों समान होते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूले पे आप लोग निकालेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? 0वां नियम से, 0 लॉ, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो बताइए मेरे साथी, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रथम नियम के अंतर्गत जानते हैं। इस सिद्धांत में बताते क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अरे मेरे साथी, राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रथम नियम से। ये लोग आज बता रहे हैं, हमारे यहां बहुत पहले श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया था कि आत्मा अजर अमर है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम न्यूटन थ्योरी में बताया, हमारे गांव देहात में सीधा चलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। कह रहा है, जब जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा देने पर बदलता है तो क्या होता है? पहले बढ़ता है, अभी हमने किसी प्रश्न में यह चीज समझाया था। आइए
अब आप लोग कमेंट करने वाले हैं, जब जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा देने पर बदलता है तो क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से घटता है। तो मेरे साथी, हमने बताया था जब आप 0 डिग्री से कहां तक चलेंगे, 4 डिग्री तक चलेंगे इधर इस वाले वाया से, तो क्या होता है? इसका आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। और 4 डिग्री से जैसे आप ऊपर जाएंगे 5 डिग्री पर, फिर आयतन क्या होने लगता है? हमारा बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पहले घटता है फिर क्या होता है मेरे साथी? बढ़ता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। करा सेल्सियस से केल्विन तापमान मापने के लिए निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस से डायरेक्ट आपको केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? कराया दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें। इसको नोट कर लीजिएगा। दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। अब सीधा सीधा जानिए कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब कि 0 कोई सेल्सियस है, एक मिनट मेरे साथी, सेल्सियस से अगर हमें डायरेक्ट किस में जाना है? केल्विन में जाना है। तो हम उसमें क्या करें? मान लो अगर वो 0 डिग्री है और वो केल्विन में कितना होगा, तो सीधा सीधा आप इसमें 0 में 273 प्लस कर दीजिए। समझ में आया? और आपको डायरेक्ट फिर केल्विन से कहां पर? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है। जैसे आप जो है कि मान लीजिए 273 केल्विन है। कितना है? 273 केल्विन। और इसको किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 273, तो कितना आ जाएगा? 0। और आप लोग देखे हैं कि हम एग्जाम्पल कैसा लिए हैं? हिमांक बिंदु वाला। 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक बिंदु, और जब प्लस कर देंगे तो इधर 273 होगा केल्विन का हिमांक बिंदु, केल्विन का 273 हिमांक बिंदु, माइनस करेंगे 273 तो फिर इसका क्या मिल जाएगा? हिमांक बिंदु। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो प्लस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तो हम प्लस क्या करेंगे? 273 करेंगे। और यही चीज अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो माइनस 273 कर लिया करिए मेरे साथी, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथी, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले अभ्यास श्रृंखला में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।